नमस्ते बच्चों। निर्णय प्रक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं और निर्णय प्रक्रिया का भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने निर्णय क्या है, निर्णय की परिभाषा और निर्णय की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज हम निर्णय प्रक्रिया का भाग 2 लेंगे। आज भाग 2 के अंतर्गत हम निर्णय प्रक्रिया के चरण के बारे में बात करेंगे। निर्णय प्रक्रिया के निम्न चरण हैं: समस्या परिभाषित करना, वैकल्पिक समाधान ढूंढना, विकल्पों का चिंतन, विकल्प का चयन, निर्णय का क्रियान्वयन, उत्तरदायित्व स्वीकारना और निर्णय का अनुसरण। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्णय प्रक्रिया के प्रथम चरण की, जो है समस्या को परिभाषित करना। समस्या की व्याख्या कई प्रकार से बच्चों की जा सकती है, जिसमें कि सबसे पहले समस्या के आभास की हम लोग बात करते हैं, यानी कि निर्णयकर्ता को समस्या के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों, समस्या एक कठिनाई के रूप में सामने आती है और समस्या का बुद्धिमत्ता से उसकी गहराई तक विश्लेषण करना चाहिए। समस्या के उत्पन्न होने के कारणों का पता लगाना चाहिए, उनकी जांच करनी चाहिए और कभी-कभी उम्र में अंतर होने पर अनुभवी व्यक्तियों का सहारा भी लेना चाहिए। और कई बार बच्चों ऐसा भी होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कम अनुभव है या ज्ञान की कमी है, तो ऐसे में कई बार उसे समस्या का आभास भी नहीं हो पाता है। हम अभी बात कर रहे हैं समस्या को परिभाषित करने में सबसे पहले समस्या के आभास की। बच्चों, जो समस्या का आभास होता है तो समस्या की पहचान उसके बाद होती है। जब समस्या है ये पता चल जाए और किस कठिनाई के रूप में हमारे सामने आई है ये पता चल जाए, उसके बाद समस्या की पहचान की जाती है। बच्चों, सबसे पहले समस्या का आभास होने पर उसे सही ढंग से समझने और परिभाषित करने की कोशिश करनी चाहिए और निर्णयकर्ता के पास समझने के लिए कई साधन उपलब्ध रहते हैं और वो कई साधनों को एकत्रित भी कर सकता है। पर्याप्त सूचना एकत्रित करके भ्रामक और उपयोगी सूचना की पहचान उसे करनी चाहिए। कौन सी सूचना उपयोगी है और कौन सी सूचना उपयोगी नहीं है, इसके बीच में भी अंतर करना आ जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि मन में जो प्रथम विचार आए वही अंतिम विचार है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसके बारे में समस्या का विश्लेषण करना, समस्या को खुले मन से समझने की कोशिश करना और समस्या को समुचित रूप से परिभाषित करने की कोशिश करनी चाहिए। तो बच्चों, निर्णय के प्रथम चरण में समस्या की पहचान की जाती है। पहचान से पहले उसका आभास, समस्या के आने का, समस्या के होने का आभास, आभास के बाद समस्या की पहचान और उसके बाद ये जानने का प्रयास करना कि बच्चों हमारे लक्ष्य ही समस्या या आवश्यकता के रूप में हमारे सामने होते हैं, कि लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग में कौन कौन सी समस्याएं हैं। समस्याओं को जानने के उपरांत उनकी व्याख्या और विश्लेषण करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। जैसे कि बच्चों, निर्णय क्या लेना है, कैसे लेना है, कौन कौन इस निर्णय में शामिल होगा, निर्णय क्यों लिया जाना है, कब लिया जाना है, कहाँ लिया जाना चाहिए, किन किन व्यक्तियों से परामर्श लेना है, कौन कौन सी सूचनाएं एकत्रित करनी है और निर्णय लेने के बाद उसकी सूचना के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थात कम्युनिकेशन का क्षेत्र क्या है। तो समस्या का जब हम विश्लेषण करते हैं तो सभी संबंधित तथ्यों को एकत्रित करना आवश्यक हो जाता है और अनुभव के आधार पर भी शीघ्रता से निर्णय लिया जा सकता है। पिछली समस्या और पिछला लक्ष्य हमारा क्या था, हमने उसको किस प्रकार उसकी समस्या को समझा और हम आगे बढ़े, इस बात का अनुभव भी अगली समस्या, अगले लक्ष्य या अगली आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। हमने प्रथम चरण समस्या को पहचानना के बारे में अभी पढ़ा। अब हम द्वितीय चरण के बारे में बात करते हैं, वैकल्पिक समाधान ढूंढना। बच्चों, समस्या हमारे सामने है और जब समस्या का विश्लेषण करते हैं तो उसके हल के लिए हमारे सामने कई वैकल्पिक समाधान होते हैं और हम उनकी खोज भी करते हैं। कल्पना के माध्यम से नई विधि की खोज की जाती है और प्रत्येक समस्या को हल करने के लिए विकल्प जो होते हैं वो कई सारे उपलब्ध रहते हैं
और जो कई सारे विकल्प होते हैं उनके चुनाव का मुख्य उद्देश्य होता है हमारा कि हम बेस्ट का चयन करें, सर्वश्रेष्ठ का चयन करें, सर्वश्रेष्ठ समाधान ढूंढें जिससे कि हमारी समस्याओं का हल हो सके। जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं समाधान हमारे पास 5 उपलब्ध हैं। जैसे कि आपने 12th क्लियर किया, 12th क्लियर करने के बाद आपको प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर के ग्रेजुएशन करना है, आपको कोई शॉर्ट टर्म कोर्स करना है, कोई वोकेशनल कोर्स करना है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना है, या कोई अपने स्तर पर छोटा काम सीख करके, छोटा मोटा काम सीख करके और अर्निंग शुरू करनी है। तो बच्चों समाधान के रूप में कि अब हमें क्या करना है, आपके सामने 5 रास्ते हैं। यही 5-6 रास्ते आपके वैकल्पिक समाधान के रूप में आपके सामने आते हैं और समाधान से संबंधित विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं के आधार पर विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। घर में अगर आर्थिक समस्या है तो अर्न करने की बात भी दिमाग में आएगी। अगर आप सोचते हैं कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लिया जाए, कोई वोकेशनल कोर्स कर लिया जाए जिससे कि अर्निंग आसान हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, तो आप वैसा कोर्स करेंगे। आप चाहते हैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो आपके सामने ये समाधान भी है। तो बच्चों जो भी आपके सामने तथ्य और सूचनाएं होती हैं उनके आधार पर ही विकल्प प्रस्तुत किए जाते हैं। एक उदाहरण मैंने आपके सामने अभी 12th क्लास क्लियर करने के बाद का लिया। एक उदाहरण ये हो सकता है बच्चों, जैसे कि आपको एक बर्थडे पार्टी का आयोजन करना है, तो पार्टी का निर्णय आपको लेना होगा, घर पर करना है, भोजन लेकर के कहीं बाहर जाना है, यानी कि घर से बना करके ले जाना है, तैयार बना बनाया भोजन घर पर मंगवाना है, या किसी होटल रेस्टोरेंट में जाना है। तो ये सब क्या है कि ये हर विकल्प में जो साधन लगेंगे और जिन साधनों की आवश्यकता होगी और हमारे पास उपलब्ध साधनों और सूचनाओं के आधार पर ही हम सर्वोत्तम विकल्प का चयन करते हैं और ये समाधान हमारे सामने उपलब्ध होते हैं। अब आता है बच्चों नेक्स्ट अगला चरण, विकल्पों का चिंतन। वैकल्पिक समाधान बच्चों आपके सामने आ गए। 5 वैकल्पिक समाधान आपके सामने थे। अब आप किस समाधान का चयन करेंगे जो कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। इसके अंतर्गत बच्चों वैकल्पिक समाधानों का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। संपूर्ण कार्य योजना पर इस विकल्प के प्रभाव की मानसिक परिकल्पना करते हैं। एक एक विकल्प को लेंगे बच्चों, एक एक विकल्प यानी कि एक एक रास्ता, एक एक समाधान, एक एक को हम चुनेंगे और उसके प्रभाव की मानसिक परिकल्पना हम करेंगे। प्रत्येक समाधान के गुण दोष का अध्ययन करेंगे, अपेक्षित परिणामों पर भी विचार करेंगे और निर्णय की सफलता को भी हम कल्पना शक्ति में सोचेंगे। मूल्यांकन बच्चों, विकल्पों के चिंतन की और मूल्यांकन की जो हम बात कर रहे हैं, ये निर्णय की सफलता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। ये जो हम इस दौरान मूल्यांकन करते हैं, मानसिक परिकल्पना करते हैं, विकल्प की लागत, उपयुक्तता, उद्देश्य पूर्ति आदि के बारे में जो हम सोचते हैं, इन सब के बारे में सोचकर अनुभव के आधार पर हम एक समाधान को चुनने की सोचते हैं। और बच्चों निर्णय तुरंत सोच विचार कर लेने चाहिए। अधिक समय लगने पर अगर उस कार्य का समय चला जाएगा तो उस निर्णय का महत्व भी समाप्त हो जाएगा। इससे बच्चों ये कार्य सरल नहीं होता है। कई बार विकल्प का मूल्यांकन जल्दबाजी में करें तो कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है, बहुत लेट करें तो समय निकल जाता है। तो बच्चों सही समय पर सही विकल्प का मूल्यांकन हो जाए और आप सही चयन कर सकें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है। विकल्पों के चिंतन के बाद आता है विकल्प का चयन या निर्णय। बच्चों जब हम सर्वोत्तम समाधान का चयन करते हैं तो इसमें हम कई चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और किस आधार पर हम इसका चयन करते हैं हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले जोखिम। बच्चों हर विकल्प में, हर समाधान में जो हमारे सामने है, कोई ना कोई रिस्क तो होता ही है। किसी में परिणाम का स्तर निम्न श्रेणी का, किसी में उच्च श्रेणी का, किसी में मध्यम श्रेणी का हो सकता है। कई बार समाधान की इच्छित और आकर्षक बातों में सम्मति होने पर अगर लगता है कि समाधान बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और अट्रैक्टिव है, इससे हमारी आवश्यकता, लक्ष्य पूर्ति हो सकती है, लेकिन थोड़ा रिस्क हमें उठाना चाहिए
और रिस्क उठाने से बच्चों कई बार इच्छित परिणाम भी प्राप्त हो जाते हैं। निर्णय के परिणामों का उत्तरदायित्व जो निर्णय लेता है उसी पर होता है, अर्थात निर्णायक पर होता है। इस बात को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। मितव्ययिता, जिस समाधान में न्यूनतम प्रयत्नों से अधिकतम लाभ प्राप्त होता हो बच्चों, न्यूनतम साधनों में हम अधिकतम लक्ष्य की पूर्ति अधिकतम स्तर पर कर पाएं, हमें उसी का चुनाव करने की सोचना चाहिए। इसके अलावा बच्चों, समय के अनुकूल बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो निर्णय समय पर ले लिया जाए उसका महत्व अधिक होता है बच्चों, क्योंकि जैसे ही समय बदलता है निर्णय भी बदल जाता है, क्योंकि समय तो परिवर्तित होता रहता है। इसीलिए समय पर निर्णय लेना और समय पर ही संबंधित सदस्यों को सूचना देना बहुत ही अनिवार्य है। समय हमेशा परिवर्तित होता रहता है और इसके साथ साथ बच्चों निर्णय भी परिवर्तित हो जाते हैं। एक विशिष्ट समय पर जो निर्णय लिया गया है बच्चों, ऐसा नहीं है कि वो सभी परिस्थितियों पर लागू हो जाएगा। नहीं बच्चों, हर समय और परिस्थिति बदल जाने पर निर्णय में भी परिवर्तन होता है। जैसे बच्चों, हम बर्थडे पार्टी की बात कर रहे थे। बर्थडे पार्टी आपने आज अगर आप सोचते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि आप सोच रहे हैं मार्च अप्रैल में बर्थडे पार्टी करने की, तो आप मान के चल सकते हैं हम किसी पिकनिक स्पॉट पर जाके हम बर्थडे पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। और उस समय तो बारिश की संभावना नगण्य होती है। लेकिन क्या यही निर्णय जुलाई अगस्त में सही रहेगा जब वापस किसी की बर्थडे आए? नहीं रहेगा बच्चों। समय बदल गया, बारिश का समय है, तो वो निर्णय उपयुक्त नहीं होगा। तो किसी एक समय पर लिया गया निर्णय सभी परिस्थितियों में वैसा ही लागू हो जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बच्चों, कोशिश करनी चाहिए कि साधनों की सीमितता है, ये तो हम सभी जानते हैं, और साधन जो हमारे पास उपलब्ध हैं बहुत ही सीमित हैं। तो उन्हीं सीमित साधनों को ध्यान में रख कर के हमें अपने निर्णय का चयन करना चाहिए। ऐसा निर्णय जो हमें सीमित साधनों में अधिकतम संतोष प्रदान करे। इसके लिए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए परिवार के पास पर्याप्त साधन होना आवश्यक है, अन्यथा निर्णय परिवर्तित करना पड़ सकते हैं। जब पर्याप्त साधन नहीं है, निर्णय लेते वक्त साधनों पर अगर गौर नहीं किया गया, साधनों पर ध्यान नहीं दिया गया और तत्काल कोई निर्णय ले लिया गया, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन हुआ और क्रियान्वयन के दौरान आप पाते हैं कि साधन पर्याप्त नहीं है, साधनों का अभाव है, तो ऐसे में निर्णय परिवर्तन करना पड़ता है और समायोजन स्थापित करना पड़ता है। समायोजन स्थापित करने से तात्पर्य है निर्णय तुरंत बदल दिया जाए, लेकिन लक्ष्य में और आवश्यकता में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाए, किसी भी तरह से उसमें सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जाती है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले चरण की तरफ। अगला चरण है बच्चों निर्णय का क्रियान्वयन। निर्णय लेने के बाद उसे प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वित करना भी आवश्यक है, क्योंकि बच्चों निर्णय लेना तो एक मानसिक प्रक्रिया है जो कि आपने सोच समझ करके निर्णय ले लिया, लेकिन वो निर्णय सफल कब होगा? जबकि हम उसको कार्य रूप में संपादित करेंगे, तभी हम लक्ष्य प्राप्ति की ओर अग्रसर होंगे। तो प्रभावशाली ढंग से क्रियान्वयन करना आवश्यक है, और क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया में बच्चों नियंत्रण की भी आवश्यकता होती है। अगर योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या विचलन होता है तो निर्णय भी परिवर्तित होता है, और अगर बच्चों निर्णय में परिवर्तन हो रहा है तो इसकी सूचना प्रत्येक सदस्य को, जो भी हमारे उस निर्णय में सम्मिलित हैं, सभी को दी जानी चाहिए, क्योंकि हम लक्ष्य या आवश्यकता की पूर्ति सभी के सहयोग से ही करते हैं। जो निर्णय बच्चों क्रियान्वित हो ही नहीं सके और जिसकी उपयोगिता नहीं है, तो ऐसे निर्णय को चयन ही नहीं करना चाहिए। अतः बच्चों, निर्णय की सफलता के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि परिवार के सदस्य या जिन भी सदस्यों के साथ आप मिलकर के निर्णय लेते हैं, उसके उत्तरदायित्व को समझें और आलोचक नहीं बने। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के बाद बच्चों उसका प्रयोग जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ लक्ष्य की प्राप्ति है, जो हमारा क्षेत्र है, उस पर किया जाता है, जिससे कि समाधान की ओर हम अग्रसर हो सकें। सदस्यों को चुनना, उन सदस्यों को कार्य का विभाजन करना,
उनसे कार्य करवाना, उन पर नियंत्रण रखना, उन पर यानी कि कार्यों पर, उनमें आपस में समन्वय की भावना उत्पन्न करना आदि क्रियाएं निर्णय क्रियान्वयन का ही अंग होती हैं। तो इन सभी बातों को निर्णय क्रियान्वयन के दौरान ध्यान में रखना आवश्यक है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों निर्णय के क्रियान्वयन के साथ साथ उत्तरदायित्व को स्वीकारना। निर्णय का जो भी परिणाम हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, सभी सदस्य उसमें खुश नहीं हो, किसी भी स्तर का उसका परिणाम आए, उसका उत्तरदायित्व निर्णायक को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मानसिक रूप से स्वयं भी तैयार रहना चाहिए और अपने साथ कार्य करने वाले सदस्यों को भी उसके लिए तैयार रखना चाहिए। अंतिम चरण होता है बच्चों निर्णय का अनुसरण करना। निर्णय ले लिया, उसे क्रियान्वित कर दिया तो काम हो गया बच्चों? नहीं, ये पर्याप्त नहीं होता है। निर्णय के प्रभावों का ज्ञान होना भी आवश्यक होता है। कई बार निर्णायक का कार्य निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने पर वो सोचता है कि संपन्न हो गया है, बल्कि ऐसा नहीं होता है। निर्णय का पुनर्निवेश करने से निर्णायक की कुशलता और निर्णय की व्यवहारिकता का पता चल जाता है। व्यवहारिकता से यहाँ पर तात्पर्य है कि जिस भी क्षेत्र में हम उस निर्णय को क्रियान्वित कर रहे हैं, उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक उसका क्रियान्वयन होना और कोई त्रुटि रहने पर उसमें संपर्क द्वारा, सुधार द्वारा, समायोजन द्वारा संशोधन होना और हमारा निर्णय सही रहा, गलत रहा, इस चीज़ को सोचना और इसके प्रभाव को स्वीकारना आवश्यक होता है। तो बच्चों निर्णय का अनुसरण भी इसका एक महत्वपूर्ण भाग होता है। आज हमने निर्णय के चरणों के बारे में चर्चा की थी और निर्णय के चरणों में हमने पढ़ा था समस्या, विकल्पों की खोज, विभिन्न समाधानों का मूल्यांकन, निर्णय लेना, निर्णय का क्रियान्वयन करना और पुनर्निवेश करना। धन्यवाद।